तिहाड़ जेल देश का सबसे बड़ा जेल। यहाँ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई, अंकित गुर्जर की हत्या की गई। ये कैसे? तिहाड़ में चोर दरवाजे हैं, बहुत सारे हैं। दीवार में इतने छेद हैं कि आप के पास 2 हाथ ही कम हैं कि आप कहाँ एक छेद बंद करेंगे 5 और खुल जाते हैं। हम जब जेल जाते तो वहाँ हमारा फ़ोन काम नहीं करता। इन कैदियों का फ़ोन कैसे काम करता है? ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कई सारे गैंगस्टर हैं जिनके बारे में अक्सर ये कहानियाँ सामने आती हैं कि कैसे वो जेल के अंदर बैठकर भी अपना साम्राज्य चला रहे हैं। उसके ट्रांसफ़र होने के बाद ही देन पंजाब के कोई एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई। सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या हुई उसके बाद तिहाड़ में बाकायदा फ़ोन आता है, लॉरेंस के पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि भाई हमने ये काम कर दिया। क्राइम नेवर पेज। ज़्यादातर केसों में मैंने ये देखा कि उनका अंत बहुत दर्दनाक और बुरा हुआ। ये सुकेश यहाँ होना चाहिए, वहाँ वो कहने के लिए बात वो सिक्योरिटी पॉइंट की थी कि भाई इसकी सुरक्षा, मगर सुरक्षा क्या, वो तो आज भी आराम से रह रहा है। उसको पूरी एक, जैसे रोहिणी में था तो पूरी एक बैरक उसको दे दी थी जहाँ 40 आदमी रहते हों, वहाँ पे एक अकेला आदमी वो रह रहा था और उसका बाकायदा किचन अलग था, खाना उसकी मर्जी का उसका बनता था। कितने पैसे का खेल रहा होगा? जितनी आप में क्षमता हो। नहीं, सुकेश की बात करें। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, जितनी आपकी क्षमता हो। नहीं, एक रेट लिस्ट थी, वो सारा कहीं ना कहीं उसकी डायरी में वो लिखता था। कौन सा जेल नंबर है जहाँ पे हर सुपरिटेंडेंट चाहता है कि उसकी ड्यूटी लगे? 4 नंबर और 7 नंबर। ऐसा क्यों? अरे यार, हद हो गई। समुद्र के किनारे कौन नहीं बैठना चाहता यार। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म का खास पॉडकास्ट। दोस्तों, देश में जेलों को लेकर तमाम तरह की कहानियां सामने आती हैं। फिल्मों में तो ये तक दिखाया जाता है कि किस तरीके से जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे किस तरीके से गुनाह का साम्राज्य चलाया जाता है, कैसे जेल में अलग अलग बैरकों में अलग अलग गुट बने होते हैं, कैसे जेलों में गैंगवार होता है, कैसे एक आम कैदी जब जेल के अंदर जाता है और वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो एक बड़ा अपराधी बन जाता है। ये तो रियल लाइफ की बात है। क्या रियल लाइफ में जेलों की जो कहानियाँ हैं उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती हैं? हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में, इस खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं बेहद अनुभवी आदमी जिनका जेल से करीब 3 दशक से रिश्ता रहा है। 3 दशक से पुराना रिश्ता एक तरीके से कहा जा सकता है। 33 साल का अनुभव इनको रहा है जेल में। हमारे साथ मौजूद हैं तिहाड़ जेल के पूर्व एडिशनल सुपरिटेंडेंट अजय भाटिया जी। अजय भाटिया जी, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। थैंक यू अनुज मिश्रा जी। आज आपने मुझे फिर कहीं से ढूंढा और अपने इस खास पॉडकास्ट में आने का मुझे निमंत्रण दिया। मुझे सौभाग्य है। और जो मैंने 34 साल गुजारे तिहाड़ में, गुजारे नहीं बल्कि बहुत कुछ, और मैं यकीन मानता हूँ कि अगर शायद मुझे ये जॉब नहीं मिली होती तो मेरी आंखें ही नहीं जीवन के लिए खुलती। अजय जी, मैंने शुरुआत जो अपने प्रोग्राम की इस पॉडकास्ट की, मैंने फिल्म की बात की, क्योंकि फिल्मों में अक्सर देखने को हमें मिलता है कि कैसे जेल के अंदर जो है वो खूंखार अपराधी जेल के अंदर बैठकर गुनाह का साम्राज्य चला रहे हैं, कैसे वहाँ पर अलग अलग गैंग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये रही बात रियल लाइफ की। रियल लाइफ के जेल के बारे में अगर हम जानना चाहें, खासकर देश के सबसे बड़े जेल की बात अगर हम करें, तो क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि आप इतने साल जेल में आपने काम किया, रियल लाइफ और रियल लाइफ के जेल में क्या फ़र्क है? देखो, रियल में तो ना एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं, वो नेगेटिविटी को दिखाते हैं, मगर फैक्ट ये है, रियल लाइफ का मैं बता रहा हूँ। एक टैगलाइन है, क्राइम नेवर पेज। आप कितने भी शोज़ देख लीजिए जहाँ ग्लैमराइज किया गया हो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की लाइफ को, या कहीं पिक्चराइज करके दिखाया गया हो, मगर क्राइम नेवर पेज, नेवर पेज। मैंने किसी गैंगस्टर को आज तक ये नहीं देखा, या किसी अपराधी को नहीं देखा कि उसका घर बन गया, बड़ी अच्छा रिच हो गया क्राइम लाइन पे चलने के बाद। बल्कि बहुत सारे, ज़्यादातर केसों में मैंने ये देखा कि उनका अंत बहुत दर्दनाक और बुरा हुआ। तो कहीं ना कहीं से पाप सर पे चढ़ के बोलता है भाई।
अच्छा अजय जी, जैसे देश के अलग अलग जेलों से अलग अलग कहानियां सामने आती हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें या किसी भी राज्यों की बात करें। तिहाड़ जेल देश का सबसे बड़ा जेल, यहाँ की बात करें तो यहाँ भी अलग तरह की कहानियाँ सामने आती है। यहाँ जेल के अंदर जो है लोगों की हत्या कर दी जाती है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई, अंकित गुर्जर की हत्या की गई, ये कैसे? एक्चुअली पीछे से ना एक एक दौर ऐसा चला है पिछले करीब करीब मान लीजिए कि 5-6 साल से, मैं तो 2020-21 के बाद से कहूँगा कि जहाँ से शुरुआत हुई। एक कोई था कि जो बहुत ज़्यादा, मैं था क्या और है अभी भी, जिसने बहुत ज़्यादा पैसा बांटा, बहुत पैसा पैसा बांटा। मतलब जो कहानियां हैं कि जेल के अंदर पैसा उसने चलता है। समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा सिस्टम को पूरा ओवरफ्लोड, जैसे बाढ़ आ गई वो हो गया। तो उसकी देखा देखी क्या हुआ कि अब खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। तो वो एक जेल में तो वो था, मगर बाकी जेलों का भी कहा गया कि जब इस जेल में इतना निकल सकता है तो दूसरी जेल वाले क्या कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो विजन था ना वो कमर्शियल हो गया कि निकालो भाई। तो यही सिलसिला फिर चला, क्योंकि जब आपको पैसा लेना है तो फिर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे, गलत काम करेंगे, आपके क्रिमिनल्स के साथ झगड़े होंगे, क्लैश होगा। उस क्लैश का नतीजा ही रहा कि अंकित गुर्जर रहा या जो और भी रहे, बहुत सारे इंसिडेंट्स, उसके बाद फिर सीरीज़ के एक्सीडेंट होते रहे। तो वो फिर बातें संभालने में थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। यानी जो कहानियां हैं तिहाड़ के चोर दरवाजे, वो सही है? तिहाड़ में चोर दरवाजे हैं, बहुत सारे हैं, दीवार में इतने छेद हैं कि आप के पास 2 हाथ ही कम हैं कि आप कहाँ कहाँ एक छेद बंद करेंगे 5 और खुल जाते हैं। ये तो सिर्फ अपने दिमाग से है कि आप कहाँ से कितना कमा सकते हैं। कुछ चोर दरवाजों के बारे में आप बताइए, कैसे क्या इन चोर दरवाजों से मोबाइल फ़ोन आते हैं, कैसे इन चोर दरवाजों नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि आप पैसा मांग रहे हो, अधिकारी या कर्मचारी अगर पैसा मांग रहा है तो सामने वाले के पास कोई पैसा तो पेड़ पे तो लगा नहीं हुआ। वो भी क्या करेगा कि वो गलत काम करेगा तो वो आगे पैसा निकालता है। अब किसी अपराधी को आप पकड़ते हो या किसी क्रिमिनल को पकड़ते हो तो वो आगे से गलत काम करवाएगा। वो क्या करेगा, उसके लिए पैसा दिया है तो वो गलत काम करेगा। क्या करेगा, 2 ही हैं, एक तो तंबाकू बेचेगा, मोबाइल चलाएगा, ठीक है। तो यही 2 काम होते हैं, इनसे ज़्यादा है। यही बेसिकली यही राइवलरी का कारण भी है कि आपका तंबाकू नहीं बिकेगा, मेरा रहेगा या इसका रहेगा। तो वहाँ एक सबसे बड़ा झगड़ा तंबाकू का है। अच्छा, उसको लेके भी गुट बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुट बने हुए अच्छा। हैं। अभी मैं यकीन मानिए आपके परसों ही आपके नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल स्टोरी छपी कि किसी एक मंडोली की एक जेल में बहुत सारे क्रिमिनल्स ने मिल के कोर्ट में कंप्लेंट करी। तो उसका भी यही था कि भाई दे हैव बीन पुट स्ट्रॉन्ग प्रेशर कि भाई आप कुछ कीजिए। ऐसी तो एलिगेशंस हैं वो कोर्ट में किया। तो मैंने जस्ट क्लिक द पिक्चर। तो ऐसे जब तक है कि भाई आप किसी पे नजायज़ बहुत ज़्यादा दबाव डाल देंगे तो परिवार वाले डर के मारे तो फिर कुछ ना कुछ करने पे मजबूर हो ही जाते हैं। अजय जी, ये तंबाकू कैसे आते हैं, मोबाइल कैसे आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्योंकि अलग अलग जेलों की अलग अलग तरह के कोड वर्ड हैं। तिहाड़ की अगर बात करें तो कोई कैदी जैसे तिहाड़ में जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो तिहाड़ में सब कुछ मिलता है। तो जब भी कोई अंडर ट्रायल कैदी जो है वो तिहाड़ के अंदर गया, उसके बाद कैसे, क्योंकि एक तरीके से कहा जैसे अगर यूपी की बात करें तो मेहनताना वर्ड है कि आपको मेहनताना कटवाना पड़ेगा, नहीं कटवाएंगे तो परेशान किया जाएगा। तो तिहाड़ में क्या क्या कोड वर्ड है, किस तरीके से तिहाड़? नहीं, मेहनताना नहीं है यहाँ पे। 2 ही काम है कि जाएगा तो अगर दे सकता है तो देखा जाता है। पहले दिन है, दूसरे दिन तो उसको उठा भाई चल जा, पहले सुबह चाय लेके आ, खाना लेके आ, ठीक है। नहीं है, थोड़ा और पैसे वाला है तो चल भाई जा टॉयलेट साफ़ कर, ठीक है। तो या पोछा लगा, झाड़ू लगा। तो वो जो एक सम्मानित व्यक्ति होगा या थोड़ा उम्र दराज होगा तो ये चीज़ें हर्ट करती हैं। वो कहते हैं नहीं तो फिर पैसा दो। तो बात ये होती है कि जो अंदर जाता है उसके ऊपर दूसरे सेवादार के नाम पे या कैदी जो पुराने हैं वो छोड़ रखे हैं, वो सब जो हैं वो फिर वसूली का अड्डा हो जाते हैं। तो वो यही कहते हैं पेटीएम कर,
नहीं तो कैश मंगवा दे। तो ज़्यादातर तो यही होता है, पेटीएम चल जाता है, नहीं तो फैमिली से बाहर, और ऑफिसर सारे क्लीन चिट कि देखो जी अंदर किसी ने मांगा, आपने तो हमें बताया ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें भी अगर पेटीएम से लेंगे तो ज्यादा पैसा लेंगे और कैश लेंगे तो कम लेंगे, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, पेटीएम में वो तंबाकू वाला हिसाब है कि अगर अच्छा। तंबाकू आया और आपने पैसा देना है तो कैश दोगे तो वो कम है, पेटीएम करोगे तो ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वहाँ से लाने का भी तो दिक्कत रहती है ना। अच्छा। तो वो दिक्कत है इसमें, सब चीज़ें कि वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है अंदर। आप उसको ब्रेक करने की एक जगह से कोशिश कर सकते हो, उसकी जगह दूसरा खड़ा हो जाएगा। आज आपको रिप्लेस कर दे तो कोई दूसरा और आके बैठ के सवाल जवाब करेगा, वो हो सकता है उससे भी तीखे करता हो या बहुत अच्छे कर सकता हो। तो ये बात डिपेंड करती है कि कौन आदमी किस खांचे में सेट होता है और वो कितना उसको निचोड़ के दे सकता है। अब आपके पास गन्ने का खेत है और जूस निकालने की गन्ने की मशीन है, तो आप सारा दिन जितना मतलब मर्जी, अगर जिस प्रोफाइल का अंडर ट्रायल कैदी है उसको उस हिसाब से दबाव बनाया जाता है कि तुमसे काम नहीं कराया जाएगा, चीज़ें नहीं कराई जाएंगी अगर आप इतना पैसा देते हो, तो यही होता है। चलिए, अब ये आपने बताया चोर दरवाज़ों का जिक्र किया, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये इतने बड़े बड़े लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कई सारे गैंगस्टर हैं जिनके बारे में अक्सर ये कहानियाँ सामने आती हैं कि कैसे वो जेल के अंदर बैठकर भी अपना साम्राज्य चला रहे हैं, कैसे जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने कत्ल की साजिश रच डाली। तो ये फ़ोन, ये तंबाकू, ये तमाम चीज़ें जाती कैसे हैं, किन चोर दरवाज़ों से जाती हैं? ये तो 34 साल में मैं भी ढूंढता रह गया कि तंबाकू जा कैसे रहा है। जाता हुआ दिखता है, अब हवा से नहीं जा रहा, कहीं से नहीं, मगर उसके कुछ एक मेथड्स मैंने ज़रूर ऑब्जर्व किए कि कुछ थे कि जो कभी थ्रोइंग कर देते हैं। जैसे रोहिणी जेल का ले लीजिए, तो वो क्या है कि किरमिच की बॉल ले ली, उस बॉल को काटा, 2 हिस्सों में किया, उसके अंदर एक छोटा सा मोबाइल रखा, तंबाकू चारों तरफ भरा, उसको सिला कपड़े से और निशाना लगा के बॉल अंदर फेंक दिया। अगर ठीक से लग गया तो वो तंबाकू और मोबाइल आप तक पहुंच गया, और नहीं गया तो पकड़ा गया तो रह गया। तो उसमें वो खचेड़ा फ़ोन आते हैं कि ये गुफार मार्केट से आपके बड़े सस्ते सस्ते से, मतलब उंगल की साइज़ के वो रहते हैं। ज़्यादातर क्रिमिनल्स ने क्या किया कि अपने बॉडी पार्ट्स में ले गए, या स्वेलो करके ले जाना तो और भी आसान है, बहुत बढ़िया से, जैसे ये फूल साइज़ के हैं, इतने छोटे छोटे ऐसे कंचे बन जाते हैं, बबल्स पॉलीथीन में बड़ा परफेक्टली रैप होते हैं, आप देख के हैरान हो जाएं। तो उनको ये जैसे कोर्ट गए या हॉस्पिटल गए तो वहीं उनके खड़े होते हैं चेले चपाटे या जो भी हैं फैमिली के, उनसे लिया और फटाफट सटक लिया। मगर कितनी मेहनत है कि देखिए, सुबह 4 बजे या 5 बजे निकलेंगे, कोई चाय नहीं पिएंगे, कोई खाना नहीं खाएंगे, दिन भर भूखे रहेंगे, जब वापस जेल के अंदर आएंगे तब आके वहाँ बाथरूम में जाएंगे और वॉमिट करके तब वो तंबाकू निकालते हैं या नीचे से डाल के ले आते हैं। मतलब ऐसा भी आदमी रहा जिसका बाद में ऑपरेशन कराना पड़ा, उसने नीचे से गुदा से 2-2 फ़ोन डाल के ले जाता रहा। मजबूरी है, गरीब आदमी पैसा कहाँ से ला के देगा बताइए। और इसके एवज में उनको पैसे मिलते हैं, मतलब जो हाँ, बड़े कैदी मतलब, होते हैं। हाँ, वो भाई फ़ोन ले जाने का साधन है, रेट है उसका। अब उसको भी तो है कि भाई अगर कोई लेके जाएगा तो 5,000 रुपये में, कोई क्रिमिनल है तो छोटा कैदी है बेचारा या गरीब है तो वो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम लोग भी अक्सर, इतने साल का अनुभव रहा हमारा, मतलब है इतने साल, 2 दशक हो गए हमें क्राइम कवर करते करते, कई बार हम जेल गए। हम जब जेल जाते हैं तो वहाँ हमारा फ़ोन काम नहीं करता, इन कैदियों का फ़ोन कैसे काम करता है? ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज है कि तिहाड़ की जेल रोड से निकलते हुए आप नेट से, नेटवर्क से बंद हो जाएगा, मगर अंदर आप जाइए बढ़िया से फ़ोन। तो ये जैमर क्या, मतलब क्या इनको पर्टिकुलर पता है कि किस जगह पे जैमर काम नहीं करेगा, या कोई और रीज़न है इसके पीछे? दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जैमर जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 3G लेवल के, और आज हम 5G में आ गए, तो अब 3G का सिस्टम जो है वो 5G को कैसे कैच करेगा। दूसरा, अंदर वाला 24 घंटे बैठा है, उसको समझ में आ जाता है कि कौन से नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो अंदर कैच कर रहा है, तो वो उसी कंपनी का सिम मंगा लेते हैं, यूज़ करते हैं यार। अच्छा, हाँ, क्योंकि कुछ कंपनी जो फ़ोन की हैं उनका जो है वो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो क्या होता है कि वो जैमर जो है वो उनको रोक ही नहीं पाता। अब बहुत तेज़ी से हवा आएगी तो
कोई भी बड़ा पेड़ खड़ा होगा वो हिलता है ना। अच्छा, कई बार ये बात भी सामने आई, आपने जैसे कहा कि छोटे फ़ोन ले जाते हैं, कई बार ये बात सामने आई कि स्मार्टफोन भी कैदी अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन कैसे अंदर जाए? ये तो अब वही बात है कि बाढ़ जो है वो खेत को खा रही है, यही चीज़ें हैं। दुखला ही लगता है कि अगर अब किसी को अगर स्मार्टफोन ले जाने के लाखों में कुछ पैसे मिल रहे हैं तो किसको बुरा लगता है भाई। अगर मान लीजिए कि भाई स्मार्टफोन ले जाने का अगर अंदर खर्चा जो है उसको किसी को मिल रहा है, अब मैं नाम तो क्या लूँगा, कि भाई 25,000 या 50,000 मिल रहा है, या कई बार अगर कोई अधिकारी लेवल पे है तो उसको लगता है कि यार एक ही शॉट में अगर 4-5 लाख भी मिल रहे हैं तो फिर ईमान तो सबका डोलता है ना, कि लग रहा है कि एक बार वो बाद में पता चल जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि एक भी ये भी बात है, देखो, जो क्रिमिनल मंगवाता है अंदर, गैंगस्टर या जो भी मंगवाता है, वो बता भी देता है कि मैंने इससे मंगवाया था, तो वहाँ फिर आपकी इमेज भी खराब होती है। तो ये आपको देखना है कि आपको अपनी इमेज देखनी है या पैसा देखना है। अच्छा, क्या ये भी होता है कि कुछ एक कैदियों का पूरा राज्य रहता है, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, आप इतने सालों से तिहाड़ में आपने काम किया, चार्ल्स सोबराज से देखकर कई हाई प्रोफाइल कैदी आपके सामने आए और गए, तो क्या कभी आपको लगा कि ऐसा ऐसा कैदी जिसका पूरा होल्ड हो, न सिर्फ जेल के अंदर जो तमाम गुट हैं उन पर, बल्कि प्रशासनिक तौर पर भी उसका होल्ड रहा हो? हाँ, कुछ एक गैंगस्टर्स का पिछले कुछ एक सालों में अच्छा कंट्रोल रहा। इवन तक जहाँ उनके गैंग्स को रखा जाना था वहाँ पे भी उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये हमारे को रखना है कहीं पे तो हम सब गैंग मेंबर्स को ऐसी ही एक जगह पे सब जगह रखा जाए। तो उससे क्या होता है कि पूरा एक गुट बन जाता है। सब आपस में, जब मान लीजिए कि 5, 7, 10 लोग हैं एक ही गैंग के, तो वो एक ही जगह हो गए तो वो फिर आपके लिए सिरदर्दी हो गए ना, कि आप किस किस को पकड़ोगे। अब वो मैंने आपको सामान दिया, आपने उनको दिया, तो आप ढूंढते रहिए, वो सामान 10 लोगों के बीच में फ़ोन चलता रहेगा। तो वो सुविधा हो जाती है कि 10 लोग या 5 लोग जैसे आपस आपने में। कई मतलब गैंगस्टर का नाम लिया, कोई एक नाम? देखिए, नाम लेने से तो अब गैंग हैं, वो बहुत सारे हैं, सब अपनी अपनी मोडस ऑपरेंडी यूज़ चलिए करते हैं। लॉरेंस के बारे में बताइए, लॉरेंस से आप रूबरू हुए थे जब वो? लॉरेंस के साथ मेरा कुछ 2-3 महीने का ही एक्सपीरियंस रहा है इतना। आई वॉज इन जेल नंबर 3, तो वहाँ आई केम टू नो कि भाई ही इज़ कमिंग। नाम मुझसे पहले बहुत सुना था, बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी सच आइडिया अबाउट द थिंग्स। मुझे लगा कहीं दूसरी स्टेट से कहीं आ रहे होंगे, पंजाब से हैं या जो भी है, पर उस टाइम अखबारों में काफ़ी छाया हुआ था। बट व्हेन ही एंटर्ड ई जेल नंबर 3, तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई वेरी गुड फ्रेंड, जिससे बहुत अच्छे रिलेशंस थे दिल्ली पुलिस से, कि सर ही इज़ रीचिंग टू योर जेल। तो वहाँ थोड़ा सा इसके जो एंटी गैंग्स हैं उनसे आप थोड़ा देख के रखिएगा और कुछ अटैक वगैरह ना हो। तो ये सबके लिए रहता है कि भाई जेल में झगड़ा ना हो, फिज़िकल असॉल्ट ना हो, ब्लेड ना चले, चाकू ना चले। तो वहाँ जब थोड़ी देर मैंने उसका इंट्रोडक्शन किया, हालांकि दूसरे ऑफिसर्स अलग एंगल से सोच रहे थे कि कैसे वो आप वाला शब्द के मेहनताना करवा लिया जाए, ठीक है ना। तो व्हेन आई गॉट ए कॉल एंड आई टोल्ड हिम कि आफ्टर इंट्रोडक्शन के भाई पूरा डिटेल लेने के बाद, तो वहाँ वो जो मैंने थोड़ी देर उससे खड़े होकर उसको समझा सुना, तो ये लगा कि एक आदमी को, एक या छोटी सी उम्र के लड़के को कहीं अपराध की दुनिया में धकेल दिया गया, और अब जब वो पूरी तरह उसमें लिप्त हो गया है तो फिर अब उसका वापसी आने का रास्ता तो कहीं कुछ नहीं लगता। तो वहाँ देखा कि यार उसके अंदर जो अपना है कि भाई मंगल शनिवार को पूरा हनुमान जी के भक्त फास्ट रखेंगे, सुंदरकांड पूरा रोज पढ़ेंगे। हाँ, ये बड़ी कहानियाँ हैं कि इस तरीके की है उसकी कि मंगलवार को वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, सुंदरकांड पढ़ता है। सुंदरकांड तो रोज रोज उसका पूरा एक बड़ा सा सुंदरकांड का अध्याय पूरा है। पूरे लाल कपड़े में लेट के, जैसे लपेट के, हमारा जैसे गीता और रामायण हमारे लिए बड़ी सम्मानित है, ऐसे ही सुंदरकांड भी उनके लिए पूरा अपना रखा है। और वो सुबह उठ के अपना नहा धो के एक्सरसाइज करके देन ही यूज्ड टू रीड सुंदरकांड अर्ली मॉर्निंग। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे एक्ट्स भी रहे, जितना रहा, पर मुझे ये था कि यार यहाँ पर कोई अटैक ना हो, कुछ ना हो, और आराम से जो दूसरा राइवरी गैंग है वो तो पावरफुल था। तो ये लगा कि भाई
उनके बीच में भी सबको सेफ रखा जाए, ये चीज़ें रही। बट हाँ, यस, बिकॉज ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर, बिकॉज ही वॉज हैविंग ए गुड रिगार्ड्स फॉर दैट ऑफिसर एंड ही वॉज ए यंगर, लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी, सो ही सेज के सर you are equal to me, have a high regard for you. So a number of times he touched my feet and said, but I say no, it's not good and I don't have these type of habits. But the officer told me, sir, need not worry at all. It will be a message for whole jail that they will pay you regard and have trust in you. और जेल में इस तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये होता है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उस गैंग के, उनको ये मैसेज दिया जाए कि आप झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे। तो जहाँ जहाँ लॉरेंस को रखा गया था उसके गैंग के मेंबर भी उसी जगह पे थे? नहीं थे, वहाँ कम थे। बाद में धीरे धीरे कुछ और लोग जुड़े, तो फिर देन आफ्टर ए पीरियड कुछ मुझे लगा कि एक्टिविटीज़ भी ठीक नहीं है और कुछ सराउंडिंग्स जो था वो कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ ऑफिशियल्स या जो भी थे वो कहीं मुझे हैंकी पैंकी सिचुएशन लग रही थी। तो आई अप्लाइड माई माइंड, ये सोचा कि यार बेटर है कि यहाँ इससे पहले कि कोई बड़ा एक्सीडेंट या कुछ हो, बेटर है कि मूव आगे कर दो। तो आई सजेस्टेड हिम कि यार देखो यहाँ सेफ नहीं है, बेटर आपको कहीं और भेज देते हैं। तो आई टॉक टू माई सीनियर्स एंड दे आल्सो एग्रीड कि यहाँ कुछ सेफ लग नहीं रहा है। सो अकॉर्डिंगली आई रिकमेंड हिज नेम टू बी ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स। अब वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस रीज़न से उसने वहाँ जाते भी कुछ हुआ, उसके बाद अब क्या हुआ, किस जेल में वो मैनेज नहीं कर पाए या क्या किया, वही तो मैं जानना वही तो है कि भाई हाँ, उसके ट्रांसफ़र होने के बाद ही देन पंजाब का कोई एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई सिद्धू कहीं मूसेवाला पे, जो भी थी। मेरे को तो यही लगा कि भाई ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि यार कोई ना कहीं सिस्टम में कुछ कमी रह गई। बल्कि आप जिस जेल में भेजा उसके बाद 8-9 में वो एक अभी जिसका आप नाम ले रहे थे कि टिल्लू का या किसका, तो वहाँ पे वो एक्सीडेंट भी हुआ। तो वो भी यही हुआ कि दूसरे जो गैंग्स थे, वो एक गैंग था वो हावी हो गया दूसरे पे और दे कमिटेड ए क्राइम। वो तो खैर सीसीटीवी पे सभी ने देखा उसका। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या हुई उसके बाद तिहाड़ में बाकायदा फ़ोन आता है, लॉरेंस के पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि भाई हमने ये काम कर दिया। तो और जो जांच एजेंसी ने जांच भी किया उसमें भी साफ तौर पे आया कि कैसे तिहाड़ जेल के अंदर से साजिश रची गई। तो क्या कैसे, मतलब ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक जो गैंगस्टर है, एक कैदी जो है वो जेल के अंदर है, वो किस तरीके से इतनी बड़ी साजिश रच देता है और जेल प्रशासन जो है उनको भनक तक नहीं लगती। दैट्स ए बिग फेलियर, आई कैन से फेलियर ऑफ सिस्टम एंड फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसीलिए तो वो लॉक एंड वॉच के लिए ही तो ऑनरेबल कोर्ट्स गिवन यू पावर टू एग्जीक्यूट देयर डायरेक्शंस। जेल पेड गेस्ट हाउस बना दिए गए, ठीक है, कहीं के भी आप चाहे कहें, मगर हकीकत में तो सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट से द्वारा जुडिशल कस्टडी है। आप किसी को आज ऐसे किसी को जाके खड़े हो कह दो मुझे जेल में ले लो या मुझे छोड़ दो, आप नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली एंड ओनली डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स। तो इसका मतलब आपको कोर्ट ने, सामान्य कोर्ट ने जो जिम्मेवारियां दी, आप उनसे भटक के अपना उल्लू सीधा करने पे आ गए, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। टिल्लू ताजपुरिया की भी हत्या की अगर हम बात करें तो उसमें भी साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से लापरवाही साफ तौर पर सामने आई। हालांकि इसके बाद कई लोगों को इस बाबत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। क्या लगता है, मतलब किस तरीके से गैंग के अंदर, मतलब जेल के अंदर रहते हुए ही एक गैंग दूसरे गैंग के खिलाफ साजिश रच देता है और उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है? लापरवाही ज़्यादा है। अब यकीन मानिएगा, कई तो हमारे, मैं ऑफिशियल्स, सिर्फ लापरवाही है या कुछ और? मैं वो भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ कि देखो कुछ हमारे ऑफिशियल्स ऐसे हैं, मैं नाम तो कुछ के ज़्यादा नहीं जानता, मगर हर जेल में वो चलता फिरता एटीएम है। चलता फिरता है एटीएम, इसका मतलब? अरे चलता फिरता एटीएम मतलब कि जितने उस जेल के भाईजी या गैंगस्टर हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा था। वो उनका पैसा जो है वो उस आदमी के पास रहता है। अच्छा, तो जो अंदर से भाईजी या गैंगस्टर के डायरेक्शंस आती हैं कि इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इधर उधर खर्चा कर दो, ये ला दो,
ये सारा पैसा उसके पास रहता है। वो ही आदमी गैंगस्टर्स के या के घर जाता है और वहीं से घर से या रास्ते से कहीं से पैसा लेके आता है। बल्कि कई तो एक दो लोगों ने मुझे कहा कि सर आपको क्या लगता है कि हम कोई कच्ची गोलियां खेलते हैं? तो जो लेने जाते हैं ये क्या इतने गैंगस्टर इतने शातिर होते हैं कि फैमिली वाले कि उसके बाइक का नंबर फ़ोटो खींच लेंगे या ऐसा कुछ है, तो ये भी उनको डरा के रखते हैं कि देख लो अगर तुमने कुछ गलत किया तो हम भी है। तो यहाँ पे रहता है कि वो सबका पैसा कहीं ना कहीं वो बहुतों का रहता है, एक दो का नहीं होता, बहुतों का होता है। तो ये भी एक सिस्टम है कि जिसको लिया बांटा, कोई डायरेक्ट सामने कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो हो गया हिसाब बस। मतलब और वो कभी पकड़ा नहीं जाता। मतलब आपका ये कहना है कि लापरवाही तो थी, उसके साथ साथ कहीं नहीं। साथ में आप जिसे कहें कि एक नेक्सस जो क्रिएट किया जाता है, नेक्सस फॉर करप्शन एक है, एक होता है टीम। तो ये अक्सर तो कार्रवाई होती रहती है, कभी सस्पेंशन की बात आती है। अंकित गुजर में पिछले 5 सालों में आप कभी लिख के हिसाब पूछ लीजिए कि कितने लोगों से तंबाकू पकड़ा गया और जितने फ़ोन जेलों में फ़ोन पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई। फ़ोन सारे जितने पकड़े जाते हैं वो दिल्ली पुलिस को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, बट बस वो वहीं तक होता है कि फ़ोन पकड़ा, आगे भेज दिया। और गैंगस्टर इतने शातिर और इतने बढ़िया होते हैं कि उनको पता है फ़ोन सबके पास स्टैंड बाय होगा। आज आपका एक फ़ोन ले लें तो दूसरा स्टैंड बाय उनके पास रहता है, बिल्कुल रहेगा कि कभी कोई मुश्किल हो गई, सब फ़ोन कहीं पे भी निकल गया तो दूसरा फ़ोन फटाफट सिम निकाला और लगा दिया और काम नहीं रुकता बल्कि। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि छूट दी जाती है कुछ एक खास लोगों को, जेल के अंदर जो है उनकी खातिरदारी की जाती है, उनके लिए वो जो चाहते हैं वो चीज़ें जेल के अंदर जाती है। मेरा सवाल शुरू होता है, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी कि किस तरीके से जेल के अंदर सुकेश, एक तरीके से कहा जा सकता है कि जेल को उसने आरामगाह बना रखा था, वो जो चाहता था वो जेल के अंदर आता था। ये क्या कहानी है? तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। अधिकारी तो बैठेंगे ना ऊपर के, जो सुपरडेंट्स हैं, दानिक्स हैं, वो उनको तो ये सबसे ज़्यादा सेफ हेवन है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में पैसा लेने में दिक्कत है क्योंकि कोई बड़ा मुश्किल है कि वहाँ आवाजाही ज़्यादा होती है तो कोई भी पकड़ सकता है। तिहाड़ में सबसे बड़ा सेफ ये है कि ना सीबीआई आ सकती है, ना एंटी करप्शन आ सकती है, ना कोई आएगा, दरवाजे बंद हैं, सिक्योरिटी रीज़न है, आप आराम से जितना पैसा मिलता है लाके हो जाता है और आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो एक बार जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर किस बात का। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को एक बार। सुकेश चंद्रशेखर जिसने जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की थी, उस सुकेश चंद्रशेखर को लेकर हम अजय भाटिया जी से बात कर रहे हैं। एक कहानी थी कि सुकेश चंद्रशेखर को लेकर जेल के ही कुछ अधिकारी जो हैं वो आपस में ही लड़ पड़े थे कि मेरी ड्यूटी उसके यहाँ होनी चाहिए, मेरी ड्यूटी। ये क्या कहानी है? वो ये था कि जब पता चला कि वो, इससे पहले बात शुरुआत हुई, वो 1 नंबर जेल में था, तो वहाँ से जब वो फ्लो एकदम से तेज हुआ तो अब पता है कि जब आग भड़केगी तो भाई लपटें दूर तक दिखाई देंगी, तो वो स्मेल सब जगह जाने शुरू हुई। तो फिर वही हुआ कि सर अब ये इतने टाइम से वहाँ बैठा है तो इसको इधर भेजो। वो बात ट्रांसफ़र की थी, मगर कहानी ये थी कि भाई कौन और किसके पास भेजे, कहाँ सेफ रखें। तो वो सबका यही रहता था कि मुझे चाहिए, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। तो मतलब हालात ऐसे थे कि बच्चों की तरह आपस में कहते थे सर कि ये सुकेश यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना। वो कहने के लिए बात वो सिक्योरिटी पॉइंट की थी कि भाई इसकी सुरक्षा, मगर सुरक्षा क्या, वो तो आज भी आराम से रह रहा है। क्या सहूलियत उसको मिलती थी? कुछ सहूलियत ये था कि उसको पूरी एक, जैसे रोहिणी में था तो पूरी एक बैरक उसको दे दी थी, जहाँ 40 आदमी रहते हों वहाँ पे एक अकेला आदमी वो रह रहा था और उसका बाकायदा किचन अलग था, खाना उसकी मर्जी का उसका बनता था और रोज़ सुबह से शाम तक बनता था, दैट्स ऑल। और ऑफ कोर्स फ़ोन तो उसके पास जब पुलिस ने रेड करी तो 2-2 फ़ोन निकले, ये सब चीज़ें। तो जब आप कुछ छेड़ ही नहीं रहे, नहीं एसी नहीं था, मगर वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको दूसरे सिस्टम हो जाते हैं।
पंखे जैसे लग गए तो पंखे के साथ आप एसी की जेल में ज़रा ज़रूरत तो रहती है, मगर हालात जब ऐसे हैं तो क्या होता है कि वो कंबल गीला कीजिए और उस पर पानी डालते रहिए तो पंखे से हवा ठंडी होती रहेगी, तो आपका वो और कूलिंग इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उसको लेकर क्या था कि नॉनवेज जो है वो भी कहीं ना कहीं जेल के अंदर पहुंच चुका था, उसको लेकर मैंने कहा ना कि वो एक ऐसी बाढ़ थी जो कि पूरी जेल पूरी, अब बाढ़ आती है तो आप समझते हैं कि सब कुछ बह जाएगा, क्या खत परिवार और क्या खेत और सब चीज़ें, तो वहाँ जितना था वो एक्चुअली वहाँ जो उस टाइम सुपरडेंट थे और जो एक दो ऑफिसर्स थे वो टोटल उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, और इन्फ्लुएंस में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि भाई फिर सब चीज़ें अलाउड हैं, सब जो भी आया गया, बाकायदा ऊपर उसके लिए एक रूम में एसी भी लगे हुए थे, और साथ में उसके क्योंकि क्या था कि ये सब वो ये कह रहे थे कि जी कोर्ट से परमिशन है, क्योंकि जो दो बिल्डर भाई थे उनको कोर्ट से परमिशन मिली हुई थी कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का और जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल कीजिए, तो उसके लिए कोर्ट ने उनको फ़ोन्स वगैरह या चीज़ें और जो सुविधाएं थी कि भाई दे रखा था, या मेडिकल ग्राउंड पे कुछ और भी जो चीज़ें दे रखी, तो सुकेश उनको उस हिसाब से यूटिलाइज कर रहा था बेसिकली। अच्छा, पैसे की बात की जाए, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पैसे का खेल था, कितने पैसे का खेल रहा होगा? जितनी आप में क्षमता हो। नहीं, सुकेश की बात करें, नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, जितनी आपकी क्षमता हो। बकायदा एक अंदाजा नहीं, एक रेट लिस्ट थी कि हर 10 दिन बाद नीचे का लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इतना मिलेगा, से मिडिल लेवल के जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको 10 दिन के बाद, हर 10 दिन बाद इतना मिलेगा, देन डिप्टी सुपरडेंट को इतना मिलेगा और सुपरडेंट को इतना मिलेगा, और उससे ऊपर भी जो अधिकारी हैं जो थे उनको भी अलग से एक अच्छा हैंडसम पैकेज अमाउंट था, तो वो सारा कहीं ना कहीं उसकी डायरी में वो लिखा, वो लिखता था, ऐसी बात नहीं मतलब आपके अनुसार रेट लिस्ट थी 1000, लाख, करोड़, मतलब इस टाइप से रेट लिस्ट थी जो अधिकारी जिस लेवल। 1000 की तो बात मत करो ना। अच्छा, 1000 था ही वो तो शर्मिंदा कर रहे हो आप। अच्छा, लाख। हाँ, तो ऐसा था कि लाखों में बात थी, अच्छी थी, और यही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि देखिए कि तिहाड़ में जितने आईपीएस आए एक टाइम में, जब तक मैंने जितना देखा, तो उनमें से कई ऑफिसर्स एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस गए, एज ए डायरेक्टर सीबीआई गए, मगर ये भी तिहाड़ के लिए एक काला दिन रहा कि जो सीनियर मोस्ट आईपीएस संदीप गोयल जैसे रहे, उनको सरकार से सस्पेंशन फेस करना पड़ा। तो ये तिहाड़ की एक बदनुमा दाग रहा, जिसे कहते हैं कि बिलो रहा स्टैंडर्ड के। तो और इसी मुहिम पे मैं हूँ कि भाई आप कम से कम संस्था का, जो संस्था आपको रोटी दे रही है, ब्रेड बटर है, तो कहीं तो उससे कुछ तो ईमानदारी रखिए। ये तो बेईमानी वाली बात हुई ना। इस सुकेश चंद्रशेखर को लेकर मतलब जेल के अंदर से भी कई तरह की कहानियां सामने आती थी। मतलब आप ये कहें कि उसके सेवादारों में अगर बात करें तो जेल के न सिर्फ छोटे स्टाफ बल्कि बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी उसके सामने नतमस्तक थे। हाँ थे, एक तो हेडक्वार्टर के ही ऑफिसर थे, वो अमूमन स्पेशली उससे मिलने जाया करते थे, महीने में एक आधा किसी ना किसी पैसे थे कि भाई आज साहब जेल का राउंड लेने आ रहे हैं। राउंड की बात तो वो अलग होती थी, मगर वो स्पेशली उससे मिल के आते थे। अब नाम तो क्या मैं बताऊंगा, वो रहे नहीं, तो बाकायदा उन्होंने तो वहाँ पे आके तिहाड़ में आके और अपनी बढ़िया सी रौबदार मूँछें रखी और सब कुछ किया, और इस बात पे कि भाई वो और रोबीले दिखें और ताकतवर और दमदार दिखें। तो ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें लोगों को देखते रहे। तो अब बट इन चीज़ों से निकला कुछ नहीं ना। देखिए कि जो उस टाइम गरम तवे पे बैठे, या जो रोहिणी जेल में फिर जो एक स्कैंडल एक्सपोज हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा ना। अब कितने लोगों ने अपनी नौकरी से, अपने मान सम्मान से खिलवाड़ किया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा जेल नंबर है जहाँ पे हर सुपरिटेंडेंट चाहता है कि उसकी ड्यूटी लगे? 4 नंबर और 7 नंबर। ऐसा क्यों? अरे यार, हद हो गई, समुंदर के किनारे कौन नहीं बैठना चाहता यार। मेरा सवाल, चूंकि 4 नंबर और 7 नंबर में किस तरह के कैदी जाते हैं?
4 नंबर तो देखिए कोर्ट की डायरेक्शंस पे ये जेल रखा गया एक जेल को एक फर्स्ट टाइमर्स के लिए अच्छा। कि क्योंकि अंदर जो पुराने कैदी थे या गैंगस्टर्स थे वो ऐसे फर्स्ट टाइमर्स को कहीं ना कहीं से कैच कर लेते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। बहुत सारे किस्से आते थे। कुछ तब उतना स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यकीन मानिए। तो गैंगस्टर्स या जो हार्डकोर्स थे वो कैच करते थे कि पैसा दे, फिरौती मांगते थे। तो उन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए किरण बेदी ने तो पहले बनाया कि हाई सिक्योरिटी वार्ड, ये पहले नहीं था जेल में। तो किरण बेदी के आने के बाद जो उन्होंने बनाया कि जैसे ऐसे हार्ड कोर्स हैं जिनके ऊपर ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं तो उनको सबको हाई सिक्योरिटी स्पेशल हाई सिक्योरिटी वार्ड में डाल दिया, जो कि और 2 तालों में बंद रहेंगे, उन तक कोई नहीं पहुंचेगा। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस का 24 घंटे पहरा रहेगा और बल्कि आर्म्स भी वहाँ पे अलर्ट रखे जाएंगे। और फिर साथ साथ ये डिसाइड हुआ, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट्स की डायरेक्शन है कि तिहाड़ में जो ऐसे फर्स्ट टाइमर हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर क्या होता है कि 75% तो 2-3 महीने में निकल जाते हैं, तो जो 20-25% पर रहते हैं उनको आगे फिर तब तक यूज टू हो जाते हैं लाइफ में, तो इतना थ्रेट नहीं लगता तिहाड़ की लाइफ से। तो वहाँ से 4 नंबर शुरू किया गया, मगर पिछले 4-5 सालों में वो भी एक फिर खान बन गई। तो सब आदमी की भागदौड़ यही रहती थी, खासकर दानिश की, कि कुछ भी हो जाए 4 और 7 में जाने का मौका। और 7 तो आज भी उसमें सारे जीएसटी और इकोनॉमिक ऑफेंस वाले हैं, मतलब फिनेंशियल क्राइम से जुड़े। फाइनेंशियल क्राइम से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यार वो अपराधी वैसे नेचर का नहीं है। अब वो चाहे जीएसटी का है या फाइनेंशियल का है, तो वो तो सुविधाएं चाहता ही चाहता है। यानी उनसे मेहनताना ज़्यादा वसूला जाता है। हाँ, अच्छा वाला जो चाहते हैं। तो अब वो किसी ना किसी के, देखो सैया भाई कोतवाल, तो आप कर रहे हैं तो अपने दम पे तो कोई एक सिपाही देखिए इतना पैसे नहीं मांग सकता। अगर कोई एक सिपाही कह दे कि जी मुझे इतना पैसा लाखों में चाहिए, तो एक सिपाही की इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से उसको पीछे से कहीं शय है कि वो, या चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो अधिकारी है। अच्छा अजय भाटिया जी, आप अक्सर खुलकर बोलते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आपको जो इस तरीके से आप मुखर हैं, इस तरीके से आप सारी सच्चाई बताते हैं, तो कभी आपको इस बाबत कोई थ्रेट, कोई धमकी? हाँ, अरे अभी तो पिछले ही हफ्ते ये कोई अधिकारी हैं, बहुत जूनियर है, जूनियर क्या बहुत जूनियर है, उसने सीधे 50 लाख मांग लिए कि मुझे डैमेज के मेरा 50 लाख दो। मैं फिर हंसा यार, मैंने कहा यार जो मेरे से 50 लाख मांग सकता है सच बोलने के, वो अंदर वालों से कितने करोड़ों में लेता होगा यार, है ना। तो कोई गैंग भी आपके पीछे लगा दिया गया? गैंग नहीं, गैंगस्टर ज़रूर एक दो रहे। एक तो मुन्ना बजरंगी शुरू में रहा, 2012 की बात है। तो ही यूज टू से कि भाई, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो उस टाइम के जो धानिक्स ऑफिसर थे सुपरडेंट, वो कहीं ना कहीं से उसको रखा गया हाई सिक्योरिटी जेल में कि इज ए गैंगस्टर, यूपी गैंगस्टर। उसको 2 नंबर जेल में रखा गया था। मगर क्या हुआ कि वहाँ पे उसने वो उन ऑफिसर्स के साथ मैनेज करके, अपना डॉक्टर्स के साथ मैनेज करके, पूरा अपना बीपी का और शुगर का ऐसा पूरा रिकॉर्ड 2-1 महीने का बनवा लिया। और ऊपर जो मेरे सुपरडेंट थे उनसे बात हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो ज़रा जल्दी चले गए बाद में रिटायर होने के बाद। तो उनसे क्या हुआ कि उसने नेक्सस कर लिया और बात बात पे वो रोज़ सुबह खड़ा हो जाता था। अच्छा, फिर उसको वहाँ से हाई सिक्योरिटी से निकाल लिया, ये भी नहीं कि, और फिर कैदियों की जेल में रख दिया। अब सारे कैदियों के बीच में एक गैंगस्टर आराम से घूमता था और रोज़ खड़ा हो जाता था, मुलाकात करने आता था कि आज मुझे ये सामान लेके अंदर जाना है, आज मुझे। तो मैंने कहा भैया मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज़ें अलाउ करूं। जो मेरे से ऊपर सुपरडेंट बैठे हैं आप उनसे बात करो, अगर वो करेंगे तो वो इस वजह से जो टशल चलती रही। तो फिर जो ऊपर वाले ने उसको प्रोवोक किया कि पैसे तो ऊपर वाले ने ले लिए, ठीक है, तो कह दिया कि यार इनके खिलाफ कंप्लेंट करते। तो देन ही रीच कोर्ट के जी, एक दिन कोर्ट से आ गया कि आपने इनसे 50,000 मांगे। बड़ा मेरे को अजीब लगा यार, मैंने कहा यार सब काम तो तू ऊपर वाले कर रहे हैं और तुम मेरे पे एलिगेशन डाल रहा है। फिर चलो बात होती रही सोते रहे। तो फिर एक रात मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा चलो माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है। तो एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ। तो उसको लगा कि शायद माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि चलो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, करते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार देख, मुझे नहीं पता तुम्हारा बाहर कितना डर है या जो भी है नाम है मुन्ना बजरंगी का, बट
बट मेरा सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, मेरे परिवार है, मेरे इन लॉज है, सब चीज़ें हैं, तो कम से कम कंप्लेंट तो अच्छे ढंग से लिखी होती यार। कुछ बड़ा अमाउंट लिखा होता तो मुझे भी लगता कि यार देखो भाई ये क्या 50,000 यार, कुछ बात होती है। तो वो बड़ा हैरान हो के मेरे को शक्ल देखता रहा कि यार कहाँ, तो सोच रहा था कि भाई दबाव में आ जाएंगे कुछ है, तो वो ठीक हो गया बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ एक्सीडेंट, बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ लगाई। एक कैदी ने कहा कि जी मेरे पे गर्म पानी फेंक दिया मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे, और कुछ और रहे इश्यूज रहे, तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद फिर मुन्ना बजरंगी का भी बाई चांस एक मोबाइल पकड़ा गया एक दिन, फिर जब कुछ करेंगे तो हमें भी बताने वाले बहुत होते हैं, ऐसे तो नहीं थे, तो पकड़ा तो यकीन मानिएगा उस दिन सेकेंड सैटरडे था, शनिवार दोपहर में पकड़ा। तो जो हमारे उस टाइम के सुपरडेंट थे वो भागे भागे आए, बोले इनको मारना मत, ये कुछ करना, और आए और उनको दिखाया कि ये कॉल रिकॉर्ड है और ये देखो लास्ट कॉल भी है इसमें। तो फ्रॉम दैट पॉइंट आप यकीन मानिए कि मंडे सुबह जब तक मैं वापस आया, ऑफिस ज्वाइन किया, इतवार की छुट्टी थी, मुन्ना बजरंगी सुबह 10 बजे से पहले पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जेल में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी, कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। ये नेक्सस काम कैसे करता है तिहाड़ में? नेक्सस तो अरे यार, जब ऊपर से किसी अधिकारी को एक आदेश मिल जाए नीचे जेल में बैठे हुए कि तुम्हें ये काम करना है, और वो लगाया ही उसी जेल में जाता है। अब आप आज किसी को कह के फ़ोन करके देख लीजिए हेडक्वार्टर पे कि जी 4 नंबर जेल में और 7 नंबर जेल में हमारे ये अधिकारी हैं, इनको जानकार को लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे। तो सिर्फ पैसा ही तिहाड़ में काम करता है या रसूख का भी कुछ असर होता है? रसूख तो जो जिसके लिए आपने पीछे से काम किया वो फ़ोन कर देता है कि यार इसको ही रख लेना। ये रसूख का मतलब मेरा दूसरा है। हाँ, समझ गया कि आपने जिन अधिकारियों के लिए पहले काम किया, जब वो चले गए तो वो बाद में अपने से अगले वाले को फ़ोन कर देते हैं कि यार ही इज़ द पाइपलाइन, जहाँ से आपको इस नलके से पानी बहुत अच्छा आएगा और साफ़ आएगा। तो डेफिनेटली फिर वही नलका चलता रहता है। पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस? पॉलिटिकल कुछ नहीं, पॉलिटिकल कोई नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं, तो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स के लेवल पे है यार। पॉलिटिकली कहीं कोई पॉलिटिशियंस को अंदर से पैसा कौन, मैंने आज तक कभी जाते हुए नहीं देखा, सीधी सी बात है। देखो, ऐसा नहीं कहूँगा कि दिल्ली में चाहे आप वाले भी रहे या जो भी रहे, अब जो भी सरकार अच्छा, मेरा सवाल ये है सर कि आपने जिस तरीके से तमाम बातें बताई कि कैसे एक नेक्सस काम करता है, कैसे पैसे आते हैं, तो आप इतने सालों तक रहे, आप पर भी इल्ज़ाम लगते रहे कि कहीं ना कहीं आप भी उस नेक्सस का हिस्सा रहे। नहीं, यही दिक्कत रही कि मैं जहाँ जहाँ गया मैंने शुरू से कुछ तो लिया होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं था भाई, बिल्कुल थोड़ा बहुत फेवर? नहीं, इसमें नहीं था, कोई मारामारी क्या थी। मैं हेडक्वार्टर में गया 2002 में, 2002 पे एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर कुछ फिर 3-4 लोगों ने मिल के थोड़े से पैसे लेके और एक हवालाती को, लड़के को गलत तरीके से छोड़ दिया। तो वहाँ जो वो 5 थे और मैं अकेला था, और वहाँ तक मुझे वो कहते रहे कि सर आप ईमानदारी का झंडा उठा के घूम रहे हो, आपको क्या मिलेगा। वो मसला जो है डिपार्टमेंटल 7 साल तक चला। उसके बाद जब वो निपट रहा था तो वो भी बाई चांस था। अच्छा, उसी दौरान उस टाइम एक जेल के सुपरडेंट मिले, वो मुझे बहुत दबाव देते रहे कि एक गलत गवाही दे दो, तुम्हें बेनिफिट रहेगा, बहुत बेटर रहेगा और मैं बचा दूंगा, नहीं तो तुम्हें इस केस में रगड़ दूंगा। अब बाई चांस मुझे नया नया जर्नलिज्म का शौक था, तो वो ट्रैप हो गया ऑफिसर, मेरे पास कुछ था ऐसा फ़ोन में, तो और बाई चांस जब मैंने गवाही नहीं दी, तो जब मुझे ज़मीर गवाही नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं यार। तो कोई फेवर तो लिया होगा सर, अगर पैसे नहीं लिए तो? नहीं, ऐसा कोई फेवर कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आराम से चल रहे हैं। आज होते तो शायद मैं आपके पास ही नहीं बैठा होता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो वहाँ था, उस आदमी ने फिर वो गवाही नहीं दे, झूठी गवाही नहीं देने के चक्कर में मुझे एक केस में फंसाया। और बाई चांस जब मैं सब ये बातें ऊपर उस टाइम के जो डीजी थे उन तक गई, सब रिकॉर्डिंग वगैरह गई, तो इट वाज देयर वेल इस्टेब्लिश के हाँ मैं गलत नहीं, सही था। उसके बाद जब मैं जिस विभाग में लगा, लीगल डिपार्टमेंट में लगा, वहाँ पे भी 2 साल के अंदर अंदर एक कोई मेरे से पहले वाले जो महानुभाव थे, उन्होंने, आप सोचो कि हाई कोर्ट की एक जज के साथ ही चीटिंग कर ली यार, दिल्ली की हाई कोर्ट की जज के साथ।
और बाय चांस वो मसला फिर मैंने ही सॉल्व किया, क्योंकि उसकी मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए भी बहुत बड़ा दिमाग चाहिए था कि उसने इतना सफाई से क्लीन चिट से वो चीट किया कि परिवार उछल के रह गया उनका। आप सोचिए कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के परिवार के साथ आप, चाहे छोटा अमाउंट सही, वो बात थी करीब 2004 की, तो 20-22 साल पहले आप अगर करते हैं वो ठीक है, उसके बाद वो निकल गए, सब कुछ रहा। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ गलतियों को ठीक करने की कोशिश ज़्यादा करी। चलिए, आखिरी दो सवाल है मेरा। पहला कि तिहाड़ में ये जो नेक्सस चल रहा है, कब से आपने देखा कि ज़्यादा हो गया? अगर हम तिहाड़ की बात करें तो 5-7 साल पहले तक हम लोग भी जाते थे। अक्सर तिहाड़ में कई सारे प्रोग्राम होते थे जिसमें हम लोग जाते रहते आज थे। कोई प्रोग्राम नहीं होते, आज कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं जाता। सालों से बंद है। हाँ, कुछ जिसमें नहीं जाता। हालांकि उस समय भी हम देखते थे कि जिन इलाकों में हमें ले जाया जाता था उसको एकदम चमका दिया जाता था और ये दिखाया जाता था कि हाँ, ये देखिए तिहाड़। मेरा मामला अनुज जी, देखो आज बात है, एक ज़माना था कि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स और हेडक्वार्टर जुडिशरी को बाय सम्मान और एक कम्युनिकेट करके और उनसे संपर्क बना के रखते थे। आज जुडिशरी की तरफ से कोशिश रहती है। आज आप देख लीजिए तिहाड़ में कितने सालों से कोई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और कोई ठीक है, लोअर जुडिशरी से जो डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह हैं वो कभी कुछ जाते हैं या कुछ रहता है, और कोई पिछले 5 सालों से कोई इवेंट और किसी तरह का नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की सोच हो गई कि यहाँ इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो अपना टारगेट है उसको कंप्लीट करो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है, ये अब आपको फैसला करना है, मेरे को तो कुछ नहीं कहना। मतलब आपका ये कहना है कि पिछले 5-7 सालों से अगर देखा जाए पूरी तरह ड्रास्टिकली गिरे हैं। जो मैंने ये अपना एक बनाया कि मैं किताब जो लिख रहा हूँ, नेक्सस फॉर करप्शन इन तिहाड़, तो ये बाकायदा सोच के, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसके डिटेल्स नहीं है, बहुत कुछ है। आज ऑफिस अधिकारी चले गए मगर उनके काम किए हुए करतूतें और कागज तो वहीं की वहीं हैं, वो तो साथ नहीं लेके चले गए ना। अगर एक कमरे में 10 लोगों के लिए 20 लोगों की जगह आपने 60 लोगों को रखा और आधे आधे वो सो के जाग रहे हैं या बैठे हैं, तो वो तो उस टाइम के कागज दिखेंगे ना सब। यानी 5-7 साल पहले तक आटे में नमक मिलाया जाता था। 2021 के बाद से जितना ज़बरदस्त थिंकिंग में, थॉट में और डायरेक्शंस में चेंज आया, वो आज भी है। अभी पीछे एक जेल में कुछ करप्शन का एक्सपोज हुआ, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से बस लीपापोती किया कि एक अधिकारी को दूसरी जेल में भेज दिया और दूसरे अधिकारी को इधर लगा दिया। वो 2 ही लोगों के ऑर्डर निकले स्पेशली। अब क्या रीज़न है? लेकिन तिहाड़ में ये नेक्सस पुराना भी काम करता था, ऐसा नहीं कि 2021 के बाद ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हुआ है, लेकिन इससे था, पहले था। मैं ये भी बात मानता हूँ कि 90 से पहले भी था, 90 के बाद भी था। तब छोटे तबके का नाई हो, स्वीपर हो, सिपाही हो, हेड कांस्टेबल हो, ये छोटा मोटा करते थे। ऊपर के अधिकारी, सुपरडेंट, डीआईजी, डीजी, ये लोग चीज़ों को पकड़ते थे। जो डीएसपी थे वो पकड़ते थे कि भाई ये नहीं है। मगर क्या हुआ, अब उसके बाद जो काम नीचे सिपाही कर रहा था वो सारे का सारा काम ऊपर के अधिकारियों में शिफ्ट हो गया। अब कोई भी दानिश आए और आप देखो जेल में कैदियों की सूखी हुई रोटियां बेच के खुले में निकल जाए, इससे ज़्यादा बड़ी जलालत की बात तो कुछ और नहीं हो सकती ना। चलिए, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें, कोई ऐसा कैदी जिससे आप कभी मिले हो, कुछ ऐसी बात जो आपके जहन में हो, वो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। बहुत सारे ऐसे तो शुरू से कोई लेके एक जिससे साफ पता चलता है किस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था। देखो, बाहर आके तो आदमी बोलता नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि सबको रहता है कि यार एक, अभी देखिए एक मसला तो अभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के यहीं चल रहा है अभी, ठीक है, तो वहाँ भी वो करप्शन का ही चल रहा है कि वो इतनी सारे ऑडियो फ़ोन कॉल्स हैं, जो भी है, वट एवर द रिकॉर्ड इज़ देयर। आई डोंट वांट टू, मैंने वहाँ 2 ईमेल्स लिखे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कि आई मे बी अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस, और मेरे को अपॉर्चुनिटी दी जाए। I want to share the lot of documents and evidence about the nexus for corruption in तिहाड़। बट ठीक है, नहीं आया तो मैं पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आके अगर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब तक किताब लिखूंगा तब तक तो ये सब
2-1 साल निकल जाएंगे, फिर तो किताब लिखना तो वो एक बात है कि भाई ठीक है लिखी तब हुआ, अब होने को तो उस टाइम 40 साल पहले भी बहुत कुछ हुआ रहे और ये साम्राज्य चलता रहेगा। मगर जिस तेज़ी से एकदम चीज़ों को मतलब गन्ने के खेत को निचोड़ने की बात है, वो आज की डेट में मोस्टली अधिकारी जो है ना वो कमर्शियल एंगल से कर दिए गए कि सोचो कि यहाँ से कितना आउटकम आ सकता है। बस 33 साल के आपके अनुभव में, 34 साल 34 साल के आपके अनुभव में कोई ऐसा कैदी जिसे आप सबसे ज़्यादा खूंखार मानते हो? नहीं, कोई भी नहीं, कभी नहीं लगा। जिसने खूंखार तो आप क्या पर भी दबाव बनाने की कोशिश की हो? नहीं, कोई नहीं है। ये मुन्ना बजरंगी था, क्या दबाव बनाएगा। अभी एक यूपी का गैंगस्टर था जो अभी कोई 2 साल पहले भी, सो व्हाट, इसे जो उस वो तो आगे तक आ गया, बोला जी 3 लाख दो तब ट्रांसफ़र करा के देता हूँ जेल से। और मैंने कहा भाई ये रहा मेरा फ़ोन, ये रहा मेरा बैंक का उसमें आइकॉन, मैंने भाई होते तो मैं ज़रूर देता, पर जब 3 लाख हैं ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से। चलिए आप अपनी बात छोड़िए, बाकी जो प्रशासन की बात करें कि कौन सा ऐसा कैदी रहा है जिससे बाकी प्रशासन में जो तिहाड़ जेल के लोग थे वो कहीं ना कहीं खौफजदा हो जाते थे? नहीं, खौफ ज़्यादा तो कोई किसी से नहीं रहता, कोई नहीं रहा। कोई नहीं डरता। हाँ, अनटिल अनलेस के आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो रहे हो तो फिर मैं 1-2 तो ऐसे भी जानता हूँ जो इतने खतरनाक हैं कि अगर उसने कह दिया जेल में बैठ के कि आज शाम तक तेरे घर गोली चल जाएगी तो फिर चल जाती है भाई। तो आप उस हद तक किसी को तंग मत कीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है और अपने में वो भी अथॉरिटी रखते हैं। और ठीक है वो आज समाज से डिबार है, मगर क्राइम उनका प्रोफेशन है, शौक नहीं है। ये सोचिए, अगर हम अपने प्रोफेशन में हैं, आप अपने प्रोफेशन में हैं, तो आज उनका भी एक अपना व्यवसाय है। आज आपको कोई कह दे कि आप ये काम छोड़ दीजिए और दूसरे किसी बिजनेस में आ जाइए, आप नहीं आएंगे, चाहे यहाँ पे कितनी भी मुश्किलें हो। तो वही आपके पास जब तक उनको मोटिवेट करने का कोई सिस्टम नहीं होगा तो अपराध की दुनिया छोड़ के कोई सामान्य नागरिक बनने की कोशिश नहीं करता। जेल मैनुअल को क्या किसी खास के लिए ताक पर रखा गया हो, कोई ऐसा वाकया? क्यों, सुकेश में यही है, सब चीज़ों में है यार। जेल मैनुअल तो आजकल कोई पूछता भी नहीं है यार। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ सुविधाओं की बात न की जाए। मेरा सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम बना हुआ है कि ये कैदी इतने बजे से इतने बजे तक बाहर रहेंगे, उसके बाद वो बैरक के अंदर चले जाएंगे। कोई ऐसा कैदी जिसके लिए ये था कि नहीं, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, वो जब मन चाहे वो तब घूमे, जहाँ मन चाहे वहाँ चला जाए? हाँ, मुन्ना बजरंगी का था ना, वो सुबह एक बार निकलता था डॉक्टर के बहाने तो घूमता फिरता सारा दिन, यहाँ रहता था, कभी वहाँ बैठा कभी यहाँ बैठा। और जेलों में ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। पहले तो सीधी सी बात है कि जैसे मैंडेट है कि भाई रोज़ सुबह 6 बजे प्रेयर होगी, शाम को 6 बजे प्रेयर होगी। प्रेयर आज भी होती है, कोई नहीं खड़ा होता, सब अपने काम में मस्त लगे थे, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। कोई अधिकारी ये नहीं देखता कि भाई प्रेयर में कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, कोई हो रही है या नहीं है, तो ठीक है, वो ऑडियो बज रहा है, मालिक तेरे बंदे हम, बजता रहता है और लोग नीचे खड़े खड़े कहीं मजाक करते रहे, ओ मालिक आ गया मालिक। तो ये चीज़ें आपने डिसिप्लिन डालने की कोशिश नहीं करी, क्यों डालेंगे बताइए? अच्छा, कई बार हम जब जेल गए तो हमने देखा हमें खाना जो दिया जाता है वाकई में बड़ा टेस्टी खाना होता है, चाहे हम सब्जी की बात करें, दाल की बात करें। लेकिन फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि जेल के अंदर वो पतली दाल और उस तरीके से चपाती। तो क्या जो खाना हमें दिया जाता है वही खाना जेल में बाकी कैदियों को दिया जाता है, या हम कभी स्पेशल बनाया जाता है? नहीं, बाकी स्पेशल तो नहीं। देखो, खीर तो हफ्ते में 2 दिन बनती है, ठीक है, बुधवार और इतवार को। मगर आप रोज़ रोज़ किसी को खीर दोगे तो वो खीर भी नहीं खाएगा। कई बार तो बल्कि होता है त्योहारों पे बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे दिवाली शुरू होगी तो धनतेरस से लेके और भैया दूज तक 5 दिन का जो रहता है, तो मैं जब तक रहा मैंने पूरा एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाया कि कुछ हम अपने वेलफेयर फंड से डाल रहे हैं और कुछ सरकार से जो मिल रहा है, तो उन चीज़ों को मिक्सअप करके एक 5 दिन के लिए त्यौहार का माहौल है तो अच्छा खाना दिया जाए। अमूमन क्या होता है कि ज़्यादातर में जेलों में मैं कहूँगा खाना बस है कि वो बनाने वाली बात है कि भाई अगर 4000 कैदी हैं, आप सोचिए किसी जेल में, या 2000 हैं, तो 2000 के लिए अगर 5 चपाती बनानी है एक टाइम में तो 10,000 चपाती बनानी है ना।
तो वो फटाफट 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 ऐसे ही बनती हैं, जल गई, हो गई, कुछ हो गया। कैदियों को भी आदत पड़ी हुई है, वो भी क्या करते हैं, उसके किनारे उतार के रख देते हैं और फिर रोटी खा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब अलग से खाना बनता है और बाकी कैदी के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और कई बार जैसे क्या कहते हैं, कोई गेस्ट आते हैं उन चीज़ों के लिए, तो वो भी खाना बनता है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये रहा यार, कई बार तो एक बार बेचारा लांगरी आके रोता था कि हमारे यहाँ है ना एक ओपीडी की दाल होती है, उसको ओपीडी बड़ा मशहूर करके कहा जाता है कि वो दाल ऐसी होती है कि कितना भी ठुका पिटा बीमार आदमी बाहर से आए, उसको एक हफ्ता वो दाल पिलाइए, वो भला चंगा हो जाएगा, दवाइयों की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वो रोता था आके, सर के 3-3 घंटे हो गए, देग पे दाल रखी हुई है, गलती नहीं है, तो क्या कर सकते थे बताइए? कुछ नहीं कर सकते। सब्जियां ज़रूर मदर डेयरी से आती हैं, मगर बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई पक्षपात तो देखो रहता है। अब वही चीज़ें, जितने टाइम की बात की जाती है जेलों में कि इतने टाइम पे कैदियों को खाना मिलता है, उतने टाइम पे मिलता है? हाँ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर खाने की क्वालिटी पे सवाल है, सीधी सी बात है। वो आप कह दो 1-2 दिन ठीक हो जाएगा, फिर वही ढाक के 3 पात। जिसके पास पैसा है वो अलग से ले सकता है। वो तो सब भाई लोगों के लिए अलग से, पता भी नहीं चलता, बनाने वाला कैदी, लेने वाला कैदी, पहुंचाने वाला कैदी, तो सब सिस्टम फिक्स है अंदर। और आराम से उनके पराठे भी और उनकी रोटियां भी और सब्जी भी तड़का लग के, और नहीं तो जेल की कैंटीनों में ही पनीर मिलता है यार, दूध मिलता है, दही मिलता है, तो आप ले लो, पनीर को काटो और बनवाओ और खा लो यार, क्या दिक्कत है बस। चलिए और जब अजय, आप इतने पैसे देते हो, जब करोड़ों में पे करोगे, लाखों में पे करोगे, तो क्या आपको खाने की सुविधा नहीं मिलेगी? अच्छा, जब देश के कहा जा सकता है देश के सबसे बड़े जेल की ये जो कहानी आपने बताई कि किस तरीके से यहाँ पे नेक्सस काम करता है, तो देश में जो बाकी जेल हैं उनके क्या हालात होंगे? और उनमें तो बहुत अच्छी काम हो रहा है यार। आप यरबदा जेल में जाके देखिए कितना काम कराया जा रहा है। इंडिया की एक सबसे फेमस जेलों में से यरबदा है, मुझे अभी पीछे जाने का मौका मिला। अरे ओपन जेल के पास भी उन्होंने, और महाराष्ट्र की जेल का मैं कहूँगा कि मैंने जितनी बार भी देखा, वहाँ पे क्रिमिनल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन में, सारा स्टाफ काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ी हैदराबाद की जेल में मैंने देखा कि वहाँ जो ओपन जेल के जितने भी कैदी थे, उनको बाकायदा एक अलग से ड्रेस है, उसको पॉइंट फिक्स है, उसने काम किया, उसके बाद वो उसी पॉइंट के आसपास कहीं बैठा मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ करप्शन तिहाड़ में, बाकी जेलों में नहीं है? बाकियों में होगी, मैं तो तिहाड़ में जानता हूँ, क्योंकि तिहाड़ में मैंने 34 साल दिए, और जो तिहाड़ एक लीडिंग नेम होता था, हरबिंगर जिसे कहते हैं, हरबिंगर इन रिफॉर्म्स। आज दूसरी स्टेट्स की जेल जो है वो सुधार में और रिफॉर्म में बहुत आगे चली गई। और आप आज भी देखिए कि तिहाड़ की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 10,026 लोगों को रखने की है, मगर उसकी जगह 20,700 लोग आपने बंद कर रखे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, वरना भेड़ बकरियों की तरह भरते जाओगे तो कुछ नहीं है। धन्यवाद अजय भाटिया जी, आपने इतनी सारी बातें बताई, और जो कहानियाँ थी जिसको तिहाड़ को लेकर अगर कहा जाए कि कई तरह की कहानियाँ सामने आती थी, फिल्म के जेल और रियल लाइफ के जेल में क्या फ़र्क है उसके बारे में बताया, और आपने ये बताया कि किस तरीके से एक नेक्सस निश्चित रूप से जेल में काम करता है, बहुत स्ट्रांगली कहीं और न बढ़िया तरीके से काम कहीं ना कहीं जो बड़े गैंगस्टर हैं उनका वर्चस्व भी चलता है, और वो अपने वर्चस्व को वहाँ पे दिखाते भी हैं और करते भी हैं। तो ये थे अजय भाटिया जी, करीब 34 साल अजय भाटिया जी एडिशनल सुपरिटेंडेंट भी तिहाड़ जेल के अंदर रहे, 34 साल इन्होंने काम भी किया वहाँ पर। पिछले साल ही अजय भाटिया जी रिटायर हुए हैं, और इनके अनुसार इनका जो कहना है कि किस तरीके से एक पूरा नेक्सस जो है वो तिहाड़ के अंदर काम करता है, कैसे पैसे के दम पर तिहाड़ जेल को आरामगाह बनाया जा सकता है, ये तमाम बातें जो हैं अजय भाटिया जी ने बताया, और कई सारे खुलासे भी अजय भाटिया जी ने किए। तो अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान के साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने लाएंगे जो कहीं न कहीं कानून की किताबों में दबकर रह गए होंगे, कुछ ऐसी कहानियां, कुछ गुनाह की ऐसी कहानियां जिसकी सच्चाई आपके सामने नहीं आई होगी, उन सच्चाई को लाने की हम कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।